प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बल्ले का निशान छिन गया, पीटीआई मुसीबत में फंस गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद पीटीआई उम्मीदवारों ने हिफाजती जमानतों के लिए अदालतों का रुख कर लिया। हंगामा खेज माहौल में सियासी महाज पर गर्मी, नताइज क्या होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड, पीटीआई वकला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत ना पेश कर सके, नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस लतीफ खोसा पर बरहम। माजी में भी इलेक्शन मामले पर अदालत का वक्त जाया करने से मुतालिक रिमार्क्स दे दिए। दूसरी जानिब मिसिंग पर्सन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रजिस्ट्रार पर बरहमी का इजहार कर दिया। लापता अफराद केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल बयान करेंगे। 38 करोड़ का कर्ज माफ करा के स्पीकर बनने वाली फहमीदा मिर्जा के अब चंद करोड़ कर्ज माफी की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा ने किस किस बैंक से कितना कितना कर्जा माफ कराया, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब जरताज गुल पेशावर हाईकोर्ट में फंस गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराव कर लिया। जरताज गुल आबतीदा 9 में वाकयात की मुजम्मत कर दी। दूसरी जानिब इदारों पर बड़े बड़े इल्जामात भी आयद कर दिए। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया निगार मुनीब फारूक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब। जी वालेकुम। अच्छा मुनीब साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आपसे बात होनी है, खासतौर पे जो सियासी मामलात पीटीआई के चल रहे हैं, जो एक उनका म्यूजिकल चेयर चल रहा है। इसके अलावा बहुत अहम समातें हुई सुप्रीम कोर्ट में आज, उनके हवाले से भी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन बिफोर दैट, ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, जरताज गुल साहिबा अंडरग्राउंड थी एंड देन शी कम्स टू द फोर और उन्होंने 9 मई के वाकयात की मुजम्मत भी कर दी, माफ़ी भी मांग ली, एक आबदीदा भी हो गई इस वीडियो पैगाम में, और वो इस वक्त जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट में मौजूद हैं। उनकी हेयरिंग हो रही है इस वक्त। ये बताइएगा कि ये अचानक से कैसे सामने आ गई और उनकी जो ये मजम्मत है या जो बयान है इसको आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब काफ़ी जो पीटीआई के इस तरह के रहनुमा हैं वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। तो ये इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, किसी के मशवरे पे, किसी हिकमत अमली के तहत सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे तो अल्लाह ताला, मैं इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं ये कहता हूं कि जो भी आज मुश्किल में है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। बहुत से लोग मुझ पे एतराज करते हैं जब भी मैं ऐसी को बात करता हूं, लेकिन हम इंसान हैं, गलतियां भी हम सबसे होती हैं और फिर हम उन गलतियों की दुरुस्ती के लिए भी कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन जरताज गुल साहिबा के हवाले से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि शायद टू लिटिल टू लेट, इसलिए क्योंकि जरताज गुल साहिबा काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन क्योंकि इनकी सियासी कुर्बत अपनी जमात से और या अपने लीडर इमरान खान साहब से ज्यादा थी, लिहाजा अब इसीलिए ज़ेरे अताब है। मुझे नहीं पता, मुझे आप एजुकेट कीजिए कि क्या वो 9 मई के वाकयात में कुछ जगह उनकी कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कोई इंसाइटमेंट, कोई प्रोवोकेशन, कोई अटैक, अगर तो वो उसमें शामिल थी या कोई ऐसे पैगाम दे रही थी, तो फिर तो देखिए माफी फिलहाल तो मिलनी मुश्किल है। लेकिन अगर महज इस वजह से कि उनकी वो अपनी जमात के साथ रही हैं और अब तक है, उन्होंने जमात नहीं छोड़ी, सब कुछ है, तो फिर तो ऐसा मामला है कि जो सख्ती है किसी सियासी कारकुनों के ऊपर या सियासी रहनुमाओं के ऊपर, ये उसका हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे जो एक ब्रॉडर सेंस है, या अलाउ मी टू से, पता नहीं ये किसी को बुरा लग जाए कि ब्रॉडर नॉनसेंस है, वो ये है कि बस जो हालात थे और जो मामलात थे उसमें ये सेंस सब जो प्रिवेल करती है वो ये कि जी ठीक है, जितनी गहरी जर्ब लगाई गई थी रियासती इदारों पर या रियासती इदारों के खिलाफ, वो उसके जवाब में रिएक्शन भी फिर उतना ही गहरा और उतना ही संगीन है। अब ये तशवीशनाक बात है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, लेकिन जो हालात पिछले कुछ महीनों से हैं वो तो यही बताते हैं और मुझे यकीन मानिए उसमें अब तक कोई तब्दीली नजर नहीं आती। क्लासर साहब माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन हमारा सारा दिन काम यही होता है लोगों से मिलना, सेंस लेना। कोई मुंह बोल के अपनी खबर नहीं देता, लेकिन आप बहुत सारी चीजों को जहन में रख के ही अपनी किसी चीज के ऊपर तज्जिया कर सकते हैं। जब आप बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों का सेंस लेते हैं तो उससे ही पता लगता है कि भाई ये तो इतनी सख्ती है माहौल में कि अभी तक कोई रिप्रीव या रिस्पाइट नहीं आती। खदीजा शाह साहिबा के लिए बड़ी मुश्किल से आई,
मिन्नतें मनते मुरादें मुरादें और पता नहीं क्या क्या करने के बाद फिर बैरून मुल्क से आई और उनकी जान खलासी हुई। लेकिन बाकी तो अभी तक हालात वही हैं। और सर इससे पहले मुनीब के इनके पास कुछ 2-3 बड़े अच्छे सवाल आते हैं रबिया के पास। आपने खुतीजा शाह साहबा की बात की तो वो आपने देखा कि सलमान साहब जो हैं उनकी पार्टी के एक अहम ये रुकन थे, उन्होंने बाकायदा इस बात को मतलब पीटीआई ने उनकी कोशिश होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को शायद वो सामने ना लाते हैं कि उसके खुतीजा शाह साहबा की जो रिलीज़ हुई है या कंप्रोमाइज़ किस्म का जो आपस में कोई रिकन्सिलिएशन की गई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, उन्होंने बाकायदा पिक्चर लगाई है उनके अमेरिकन डिप्लोमेट की और शुक्रिया था कि अमेरिकन का, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, जो वाइट हाउस की उनकी इंतज़ामिया का, और ये उन्होंने क्लियर मैसेज भेजा है कि उन खुतीजा शाह साहबा जो हैं उनकी रिलीज़ जो है वो अमेरिकन इंटरवेंशन पे हुई है। ये क्या आप इस मैसेजिंग को कैसे देखते हैं कि क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे थे हमारी अमेरिकन के साथ हमारी सेटिंग है, हमारे मामलात वो ठीक हो गए? क्योंकि जो नैरेटिव था खान साहब का उनकी पार्टी का वो तो बड़ा आपको पता है कि क्या उनका रहा हुकूमत उड़वाने में या साजिशें कराने में, या बल्कि पिछले दिनों खान साहब ने फिर अपने साइफर केस में तो कहा था कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा साहब को बुलाएं। इसके पीछे आप उसको कैसे देखते हैं? जो ट्वीट किया है बकायदा पिक्चर लगाई है उन्होंने डिप्लोमेट के साथ और बताया है कि मेरे रिश्तेदार थे तो मेरी यहाँ बातचीत और उसके जरिए प्रेशर के जरिए हमने करवाया है सारा। देखिए गुजारिश है खान साहब सर के उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ बहसीत जमात से नहीं है। ये बात आपको भी पता है कि बहुत ही बासर खानदान से ताल्लुक है खुतीजा शाह साहबा का, और वो खुद भी अमेरिकी शहरी या ग्रीन कार्ड होल्डर है। एग्जैक्ट स्टेटस मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर बात है उनकी जमात ने पहले तमाम तर अस्करी हुकाम से उनकी फैमिली ने, जमात ने नहीं फैमिली ने मुतअद्दिद दफा एश्योरेंसेस दी, नहीं मानी गई, मिन्नतें की, नहीं मानी गई। एश्योरेंसेस जब मैं कहता हूँ तो ये कि आप लिखवा लीजिए वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगी, बिल्कुल खामोश। अच्छा, एक ब्रेकिंग अगर मुनीब आप यहाँ पर शेयर करने दें कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम हैं जिन्होंने जमानत मंजूर कर ली है जरताज गुल की और गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब चूंकि ये एक सामने आ गया है, वो पेशावर हाई कोर्ट में बैठी हुई थी और वो कह रही मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगी जब तक जमानत नहीं मिलेगी। सो प्लीज कैरी ऑन विद योर एनालिसिस कि अब जब उनको गिरफ्तारी भी से रोक दिया गया है तो उनके लिए चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगी? मेरा ख्याल है पहले अगर खुतीजा शाह साहबा को वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लें फिर इस क्वेश्चन पे हैं। जी अच्छा सर, मैं सिर्फ उसमें ये अर्ज करूंगा कि खुतीजा शाह साहबा का जो हुआ, जो भी सब कुछ हुआ, वो उनकी फैमिली ने एफर्ट्स किए हैं और कोशिशें की हैं। खुद सलमान शाह साहब ने, उनकी फैमिली ने, और उनका एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, जाहिर बात है बहुत सी चीजों ने प्लेन किया है, तो उसकी अमेलगमेशन से ही उनका ये रिलीफ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें कोशिश काबिश कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो पहले वो सबसे पहले इमरान खान साहब को बाहर निकलवा लेते या और लोगों को। अच्छा मुनीब, एक बात बताएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब है साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, वो वेरी पावरफुल फैमिली। सलमान शाह साहब खुद जो हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके बड़े करीबी थे और उनके यहाँ मुशीर ख़जाना रहे थे शौकत अजीज़ साहब, जब उस प्राइम मिनिस्टर एलिवेट हुए थे इस वज़ीर ख़जाना से। वेरी पावरफुल मैन, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूरी कोशिशें करके देखी थी, पूरा क्लाउड यूज़ करके देखा था, मिलिट्री का किया, बहुत सारे उनके जैसे आपने कनेक्शन थे, पॉलिटिकल कनेक्शन थे, उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, उसमें हमने जहांगीर तरीन साहब को देखा और बड़े बड़े नाम हैं। इवन फौजी जनरल जो एक्स जो हैं उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी जीरो टॉलरेंस हमने देखा। उन्होंने कहा नो वे, हम नहीं इनको करेंगे, अगर हमने एक को किया तो फिर दूसरों के लिए हमें करना पड़ेगा। सो इसके बाद जो अमेरिकन ने इंटरवेंशन की है, जिसको सलमान ने क्लियरली उन्होंने शो किया है, उन्होंने इसको छुपाया नहीं है, इसको अपना उन्होंने एक होता छुपा लेता है बंदा, चलो कि अंदर खाने कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। सो उन्होंने इसको अपनी विक्ट्री क्लेम किया है सलमान शाह साहब ने। जैसे आपने कहा हम उनके साथ सिंपथाइज करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो मुश्किल में है, अल्लाह उनकी आसानियाँ करे, फेयर इनफ। लेकिन हम एक पर्टिकुलर इशू को देख रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो मकामी तौर पे उनको अप्रोचेज हुई थी, एक्स जर्नल्स ने, उनके एक्स सीनियर्स ने, उन्होंने तमाम कोशिशें करके देख ली, यहाँ तो कोई बात नहीं बनी थी, वो तो कहते थे नो। देखिए ये बात दुरुस्त है खान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये बेहतर समझते हैं कि हालात फिर इस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं जहां पर फिर आप किसी न किसी हर तरह की मामलात, हर तरह के हालात के अंदर आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं। सलमान शाह साहब ने बजाते खुद, उनकी फैमिली ने बहुत सारी मेहनत की है
और अमेरिका में भी उन्होंने कोशिश की, अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन तक को अप्रोच किया गया। अब वो जाहिर बात है अमेरिका में उनकी कोई इंग्रेस थी किसी जगह पर। जहांगीर करामत साहब का कहा जा रहा है, जो एक्स आर्मी चीफ है, उनका भी आपको पता है अमेरिका में बड़ा अच्छा क्लाउट है, थिंक टैंक्स में उनको बड़ा अमेरिका में मेंबर भी हैं वहाँ पे, उनका भी अपना क्लाउट है, उनकी सारी चीज़ें हैं, वो भी हमने वहाँ पर न देखे। अच्छा ये बताइए कि जैसे उन्होंने खतीजा शाह साहबा के लिए इतना ज़ाती तौर पर एफर्ट्स किए हैं, एक क्लाउड यूज़ किया है डिफरेंट ने, व्हाट अबाउट अदर पीटीआई वर्कर्स, फिर उनके लिए क्यों ना इस लेवल पर इंटरवेंशन की गई और अमेरिकन को कहा गया कि ओवरऑल हमें सबके लिए रिलीफ लेकर दें, वाई ओनली फॉर वन पर्सन? और भी तो वुमेन इस वक्त जेलों में है बिकॉज उनका क्लाउड नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ जी, इमरान खान साहब के लिए तो इस वक्त अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब के लिए तो लफ्ज ये सुनना ही कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कि किसी तरह का रिलीफ डील, क्योंकि ये इट इज इंस्टीट्यूशनल ऑल्सो बट इट इज मोर पर्सनल। खलासा साहब, मैं अगर आप बेहतर समझते हैं, मैं मुतअद्दिद दफा आपके सामने भी अर्ज कर, ये मुझे ना गॉड फादर की लाइन याद आ गई, मारियो पुजो की, वो उसकी बड़ी मशहूर ज़माना उनकी लाइन्स है ना, बड़ी उसमें बड़ी, आपने भी यकीनन उसको पढ़ा भी होगा, मूवी भी देखी होगी। तो वो गॉड फादर हमेशा हर बात पे कहता होता है कि इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। जब उसका बेटा उसकी जगह वो साइड लेते हैं और ये मारियो पुजो पे ने सारी उस पर डॉन उस पर अगर वीटो कॉरिलॉन पे अटैक होते हैं तो देन हिज सन सेज के वो कहते हैं एवरीथिंग इज पर्सनल नथिंग बिजनेस, तो ये बिजनेस नहीं, इट्स ए पर्सनल जो अटैक होता है। तो आप वही बात कह रहे हैं कि इट्स ए पर्सनल नॉट ए बिजनेस एनी मोर। जी गुजारिश ये जी कि जो हालात वाकयात हैं, अब खान साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बहुत सी बातों के ऊपर जब बहुत खुल के बात करते हैं तो फिर शायद मसाइल और तकालीफ। चले मेरा ख्याल है वो अब आप जरताज गुल साहबा के हवाले से पूछ रही थी। अच्छा, मैं जी यही पूछना चाह रही थी मुनीब फारूक साहब, एक ये भी जो क्रिटिसिज्म उन पे आता है, वो इस किस्म का भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो रिलीफ का मिलने का एक सिलसिला है ये पेशावर हाई कोर्ट से चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो अभी उनको जमानत मिल गई, गिरफ्तारी से रोक दिया गया, इस पे अपना प्लीज टेक दीजिएगा। देखिए अब अल्लाह करे जो ऑल एनकम्पसिंग ऑर्डर हो कि जी तमाम तर मुकदमात या किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, क्योंकि आपको मैं ये बता सकता हूं कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगी, अगर कोई नई एफआईआर या नया मुकदमा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। पर केस स्पेसिफिक ऑर्डर तो मिल सकता है, लेकिन ब्लैंकेट ऑर्डर क्या मिला है जरताज गुल साहिबा को, ये एक सवाल है। मेरे पास उसका अभी जवाब नहीं, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर देखा नहीं है और ना ही मुझे पता है कि नंबर ऑफ केसेस जरताज गुल साहिबा पे एज वी स्पीक कितने हैं। तो ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बड़ी, ये ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें कुछ भी सामने आ सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि अब हम जब तज्जिया करते हैं तो बहुत से लोग हमें गालियां देते हैं कि शायद हमें कोई मजा आ रहा है ऐसी सिचुएशन में। नहीं, हमारे लिए बैसियत साफी ये सिर्फ एवेल्युएट करना होता है हमने कि जो हालात है, फैक्ट ना मैं तब्दील कर सकता हूँ, ना खलासा साहब, ना आप, हमने तो फैक्ट्स के ऊपर ही अपना ओपिनियन देना होता है। लेकिन मुनीब फारूक साहब, एक फैक्ट ये भी नजर आ रहा है, जिस तरह से चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब है, उनका ये कहना था जब उनको उन्होंने जमानत दी है कि मैं इस फैसले के लिए खास तौर पे इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं अगर एक खातून के लिए ना आता तो इस तरह से उनको उनके साथ ज्यादती हो जाती, उनको इंसाफ देना जरूरी था। तो इंसाफ तो फिर ये नहीं देखता कि खातून जो है वो मशहूर है, सियासी शख्सियत है या आम शख्सियत है, थोड़ा सा फिर ये भी हकायक ही है कि इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर एक तासुर एक अपीयर होना शुरू हो जाता है कि शायद ये कोई रिलीफ मिलने का सिलसिला है, एंड देन ये बात कहीं और निकल जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तासुर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो खातून है और चीफ जस्टिस साहब वापस आए हैं उनका केस सुनने के लिए, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। लोगों को होता है लेकिन मुझे एतराज नहीं। चले, आज उनकी जो तकलीफ थी और वो जो उनका वीडियो भी सामने आई, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, किसी न किसी जगह पर जाकर तो शायद हमें तमाम तर तासुबात से बालातर होकर सिर्फ इंसान बनकर बहुत सी चीजों को वैल्यू। एक और मुनीब, आप क्योंकि अब प्रैक्टिसिंग अब लॉयर भी हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं, एंकर भी हैं, पॉलिटिक्स भी देखते हैं, मुझे थोड़ा सा, अगर मैं क्योंकि इन चीज़ों को इतना लीगली तौर पर नहीं समझता, तो ये क्या वजह है कि पंजाब से उनका ताल्लुक है, डेरा गाजी खां से उनका ताल्लुक है, उनको वहाँ पे ये मुल्तान बेंच भी करीब पड़ता है, भावलपुर भी पड़ता है, या फिर चलें छोड़ें फिर लाहौर हाई कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है,
तो उन्होंने वहाँ पिशावर जाने का फैसला क्यों किया? मतलब वो वहाँ भी जा सकते थे डिस्गाइज करके जैसे पिशावर गए हैं, मतलब व्हाट कुड बी द रीजन सर? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि वो अभी रिसेंटली भी आपने कासर साहब देखा कि जिस तरह का रिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से मिला और इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर मिला, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट क्या कर रही है कि सुने बगैर दूसरे फरीक को उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया ईसीबी के फैसले के ऊपर। तो उससे एक तासुर तो जाहिर होता है कि वहां पर कोई नरम गोशा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये तासुर बड़ा आम था कि इमरान खान साहब के लिए कुछ लोगों के पास या कुछ जज साहिबान के ज़हन में या दिलों में नरम गोशा है, लेकिन वो तो मौजूद है। मुनीब साहब, आपको याद होगा ये इस तरह का नरम गोशा ज्यादा जो है वो तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी आता था। बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है, जब पुलिस उनको पकड़ने गई थी वो घर पे ही थे, बेसमेंट में थे, तो वहीं पे बगैर अदालत में पेश हुए, उनकी जमानत हो गई थी कबूल। बल्कि खान साहब और पीटीआई जो है वो हमेशा बड़ी तनकीद करते थे कि लाहौर से तो जी उनको 50 रुपए के स्टाम्प पे भी जमानतें मिल जाती हैं, उनको घर बैठे भी जमानतें मिल जाती हैं। तो मुझे याद है किसी ज़माने में तो यही इसी तरह की बातें जो हैं ये उस पे लाहौर हाई कोर्ट के बारे में होती थी कि वहाँ से उनको शरीफ फैमिली को वो मिलता है। अब पेशावर की बातें हो रही हैं सर जी। ये फिनोमेना पिछले कुछ अरसे में हमारे सामने आया है और इसमें शख्सियत का बड़ा अमल दखल है जी। और बहुत सारी जो और ये तो इसकी गूंज तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनाई देती थी कि खुसूसी मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ। फिर उसमें आपको पता साबिक चीफ जस्टिस साहब के दौर में भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन मसला ये है क्लासा साहब, हम बहुत सारे जज साहिबान के बारे में जब बात करते हैं तो फिर लोग उस पर भी एतराज करते हैं कि नहीं जी अगर ये एक जज इसके बारे में है तो देखें जी फलाने जज ने फलाने को रिलीज किया। हम पर्टिकुलराइज नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़े सवाल उठा दिए हैं कि वहां पर जो जज साहिबान का मौजूद जज साहिबान का कंडक्ट है और जिस तरह के रिलीफ दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेटली, तो अब इसके बारे में अगर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे तो शायद। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट की बात की, जरा थोड़ा सा आप सुप्रीम कोर्ट पे भी ले लेते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक तो अच्छी चीज हो रही है, मतलब आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू चीफ जस्टिस साहब, काजी फैज ईसा साहब के लाइव वो दिखा रहे हैं, वो सबका कच्चा चटा, हमारा तो कच्चा चटा लोग डेली देख ही लेते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाना शुरू कर दिया कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान, झूठे रूप के दर्शन, बड़े बड़े वकील जो वैसे नहीं संभाले जाते टीवी चैनल्स पे या आम लाइफ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में सारे जाते हैं, ना कोई तैयारी है, ना कागज है, ना चीजें हैं, ना एविडेंस है, अवाम अपनी आंखों से देख रही है। आज खोसा साहब की बारी थी सर, हाउ डू यू व्यू दैट कि खोसा साहब सारी सोशल मीडिया से वो चीजें लेकर वो पहुंच गए कि ये एविडेंसेस हैं सर, आप खुद वकील हैं सर, आप जरा देखें कि इसको को हाउ डू यू इवैल्यूएट इट सर? देखिए बात यह है कि उस पे जहां चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बड़ी कहा जा रहा है कि जी उन्होंने डिसिप्लिन कर दिया हर एक को और कहा कि इसको सियासी फोरम ना बनाए पॉलिटिकल डिबेट का। वहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो व्हाट अबाउटिज्म है, उसको आप लेकर आ रहे हैं कि अच्छा जी कहाँ से फिर सारे केसेस सारे लोगों के नाम डाले जाएं जो आपके सामने जो मामला है, तो चीफ जस्टिस साहब को उनको देखना चाहिए। ये दोनों साइड्स पर आर्ग्यू हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम काजी फैज साहब की जो शख्सियत है उससे ये तो जाहिर होता है कि कुछ जज साहबान ऐसे होते हैं जो वाकई अदालत को किसी सियासी फोरम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देते। और जब से ये लाइव कवरेज शुरू हुई है तो मैं समझता हूँ बहुत से वकला को तो हजीमत का सामना करना पड़ा है, जितनी गत उनकी अदालत के अंदर बनी है। हाँ, मिसिंग पर्सन वाला मामला एक सीरियस मामला है, इसको मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। ये बात जो मर्जी कोई कहता रहे, इसके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तो फिर फैसला वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा सर, आपको आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बलोच वो जो यहाँ पे आए हुए एजिटेशन करने के लिए आए हुए खवातीन, बच्चे, मर्द आए हुए हैं, तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि उसके हवाले से लोकल इंतजामिया पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि शायद हरास किया जा रहा है उनको, वो किया जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अगेन काजी फैज ईसा साहब का अपना तल्लुक बलोचिस्तान से है, तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता है आप पे कि आपके होते हुए अगर उनको इस तरह हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है या कुछ और कोई हाई हैंडेडनेस का, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आज उन्होंने उस पर बात भी की है। तो उसको ये सोल्यूशन कैसे हल होगा? कोई हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है, हुकूमत कहती है कि हम इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, अदालत भी उनको बुलाने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं, जनाब जो आपने काकड़ साहब का बयान भी आपने सुना होगा, वो उनको कहते हैं ये जो उनके दहशतगर्दों के वो हैं सपोर्टर हैं, उनके हामी हैं, वहाँ पे ये बलोच जो हैं उनकी BLA वगैरह जो हैं
वो वहाँ पे उस सराइकियों को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग, हिंद को, पोटोहारी सबको वो करते हैं, उस वक्त ये लोग उनकी हमदर्दी नहीं करते। लेकिन अपना जब रियासत इनके खिलाफ जाके उस पर अटैक करती है और उनको हैंडल करती है, जो सारे लोग सामने आ जाते हैं सर। देखिए सर, बात यह है कि ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके ऊपर डिस्पैशनेटली बात करने के लिए हमें दोनों साइड्स के व्यू पॉइंट सामने रखना पड़ता है। अगर आप जो बलोच अवाम की डेप्रिवेशन है या उनके जो मामला है, अगर आप उसको देखें तो फिर सारी बात हम बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी मिसिंग पर्सन वाला इशू नॉन इशू है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसियों को सुने तो उनका मौकफ ये होता है कि नहीं जी, अगर बहुत सा हमारा फौजदारी कानून इतना कमजोर है कि मजबूरी है हमें बहुत सारे काम, अब ये ऑब्वियसली ओपनली बात नहीं की जाती, मजबूरी है बहुत से काम ऐसे किए करने पड़ते हैं जो। ठीक है मुनीब साहब, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकिंग पे जा रहे हैं हम, और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज की जानिब और प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद।